हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अनदर क्लास ऑफ वाइक्वेस्ट एकेडमी। वाइक्वेस्ट एकेडमी में आज हम सीयूटी यूजी 2025 के लिए पॉलिटिकल साइंस को प्रिपेयर करना शुरू करेंगे और आज हम सबसे पहले जो चीज करने वाले हैं वो पॉलिटिकल साइंस के पीवाईक्यूज देखेंगे और आज हम 2024 का सीयूटी यूजी का जो पीवाईक्यू है उसे सॉल्व करेंगे। अब जैसे कि आप सभी के एग्जाम्स भी फिनिश हो चुके हैं और अब देयर इज अ चांस कि आपको आपकी एनसीईआरटी पूरी कवर है, तो पीवाईक्यूज करने का बेस्ट टाइम है। जितना पीवाईक्यूज करेंगे, जितना क्वेश्चन पेपर क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे उतना आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, which of the following political party led the movement for the formation of पंजाबी सूबा। अच्छा, वो कौन सी पार्टी थी जिसने सूबा के लिए, पंजाबी सूबा को बनाने के लिए, फॉर्मेशन के लिए एक मूवमेंट करा था? ठीक है, तो पंजाबी सूबा है तो नॉर्मल सी बात है, पंजाब से कनेक्टेड है, तो पंजाब में जो पार्टी थी वो अकाली दल थी, तो इसका आंसर भी अकाली दल ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग लीड द एंटी ब्राह्मण मूवमेंट, वर्क फॉर द जस्टिस पार्टी एंड आल्सो फाउंड द्राविडर कजागम। अच्छा, वो कौन सा लीडर था जिसने एंटी ब्राह्मण मूवमेंट करा? देखो, एंटी ब्राह्मण मूवमेंट करा, जस्टिस पार्टी के लिए काम भी करा, उसके साथ साथ उन्होंने खुद की पार्टी भी फाउंड करी, द्रविदर कजागम। तो वो लीडर थे क्या? वो ए के गोपालन थे, रामास्वामी नायकर थे, के कामराज थे और पट्टी श्रीरामुलु थे। तो इसका आंसर है, एंटी ब्राह्मण मूवमेंट के लिए जिन्होंने काम किया था वो ईवी रामासाई नायकर थे, तो इसका आंसर भी ईवी रामासाई नायकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी ए एम सी ई स्टैंड फॉर। बी ए एम सी ई क्या वो बैकवर्ड एंड मुस्लिम कम्युनिटीज एम्प्लॉय फेडरेशन के लिए स्टैंड होता है? बिल्कुल भी नहीं। ना वो बैकवर्ड कम्युनिटी फेडरेशन एजुकेशन फेडरेशन के लिए होता है। वो स्टैंड करता है बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉय फेडरेशन, तो इसका आंसर 3 है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मंडल जो कमीशन था ओबीसी क्लास के लिए जो लेके आया था, उसे अपॉइंट किया गया था, वो कौन सी पार्टी के अंडर किया गया था? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोगों ने पढ़ा होगा तो जल्दी जल्दी से सोचिए। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है जनता पार्टी। या जनता पार्टी वो पार्टी थी जिसके अंडर जो है मंडल कमीशन को अपॉइंट किया गया था। And the next question is, in 1974 nationwide strike by all the employee of the railways which led of the following date। अच्छा, देखो हमने पढ़ा था कि 1974 के अंदर जब कांग्रेस का डाउनफॉल चल रहा था तो एक स्ट्राइक भी होती है, जहाँ स्टूडेंट मूवमेंट चल रहा होता है, वहीं पर एक रेलवे स्ट्राइक भी होती है जो 20 दिन तक चलती है, जिससे पूरे देश का ट्रांसपोर्ट ठप हो जाता है। वो रेलवे की स्ट्राइक किसने लीड करी थी? तो वो लीड करी थी रेलवे के सेक्रेटरी ने, जनरल सेक्रेटरी ने, जो कि उस टाइम पर एक तो जयप्रकाश नारायण जी नहीं थे, ना वो मजुमदार थे और ना वो इंदिरा गांधी थी। वो थे जॉर्ज फर्नांडिस। इन्होंने जो है रेलवे की जो ये एम्प्लॉय स्ट्राइक थी इसको लीड किया था, जहाँ ये लोग अपने लिए सर्विस और बोनस की डिमांड कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैचिंग करनी है कि कौन सा प्राइम मिनिस्टर कितना पीरियड है। अब देखो, यहाँ बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर हैं, तो सबसे इजी वे है इस चीज को सोल्व करने का। पहले आपको देखो कि आपको किसका आंसर पता है। जैसे कि मनमोहन सिंह सबसे इजी है। मनमोहन सिंह का जो टाइम पीरियड है वो सबको पता है, मई 24 से लेकर मई 2014 तक है। तो मनमोहन सिंह डी का फोर्थ, अब डी का फर्स्ट, ठीक है। अब पूरे उसमें देखो, डी का फर्स्ट किया, डी का फर्स्ट सिर्फ एक ही इसमें है, तो इसका आंसर यही होने वाला है, डी का फर्स्ट, जिसके अंदर एच डी डेवे गोडवे जो थे, उनका जो टाइम पीरियड था वो जून से था 1996 से 1997 में। उसके साथ जो है बीपी सिंह का दिसंबर में था, उसका बीपी सिंह जी का दिसंबर में था 1989 से लेकर 1990 तक। और जो नो 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 नो, हाँ, आई के गुजराल का जो था वो इसमें था अप्रैल में 1997 से लेकर 1998। तो आपने देखना है कि आपका कहाँ से जो आपका आपको ऑप्शन आता है उसका जो आंसर है वो कहाँ मैच हो रहा है, और देखो उसके आसपास जो है सेम आंसर नहीं है। अगर नहीं है तो वही आंसर, वरना देखो कम से कम दो का कोशिश करना कि आप मैच कर सको। ठीक है, ये बहुत इजी होते हैं वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुजन समाज पार्टी के जो फाउंडर है वो कौन थे? बहुजन समाज पार्टी के फाउंडर मायावती थी? नहीं। बी आर अम्बेडकर भी नहीं थे और ना ही जगजीवन राम जी थे। बहुजन समाज के जो फाउंडर थे वो कंसी राम जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखो, द मॉडल ऑफ ट्रांजिशन इन रशिया सेंट्रल एशिया एंड ईस्ट यूरोप दैट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द वर्ल्ड बैंक एंड द एमएफए आईएमएफ कम टू बी नोन एज। अच्छा, वो कौन सा मॉडल था जब रशिया, सेंट्रल एशिया, ईस्ट यूरोप ने कम्युनिज्म को छोड़ के कैपिटलिज्म की तरफ देखा था, और वो जो है वर्ल्ड बैंक से, आईएमएफ से इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, उस मॉडल ऑफ ट्रांजिशन को हम क्या कहते हैं? करंट थेरेपी नहीं, शॉक थेरेपी हम उस मॉडल को कहते हैं ना। वो फिजिकल और ग्लासोट भी नहीं है, शॉक थेरेपी, क्योंकि देखो फर्स्ट चैप्टर में ही था ये शॉक थेरेपी के बारे में, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड की।
जहाँ हम यूएसएसआर डिसइंटीग्रेशन की बात करते हैं उसमें ही था ये। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कौन सा ईयर था जिसमें जो है माइकल गॉर्बाचेव ने जो है वो एज अ जनरल सेक्रेटरी इलेक्ट हुए थे सोवियत यूनियन पार्टी के। वो ईयर था 1982 का या 1983 का, 1984 का या 1985 का, जल्दी सोचिए। बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत डायरेक्ट है, तो इतना कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इसका आंसर है 4 1985। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैव नॉट एक्सेप्टेड यूरो एज अ कॉमन करेंसी? अच्छा, वो कौन सी कंट्री है जिसने यूरो को एज अ अपनी कॉमन करेंसी अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया? यूरो रशिया, यूरोपियन कंट्रीज में से है ये कंट्रीज जिन्होंने अभी तक यूरो को एज अ कॉमन करेंसी एक्सेप्ट नहीं किया था। क्या वो डेनमार्क और स्वीडन है, स्पेन पोर्टुगल है, ग्रीस जर्मनी है, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रिया है? तो देखो इसका आंसर बहुत सीधा है, फर्स्ट ही है डेनमार्क और स्वीडन, इन्होंने जो है यूरो को एज अपनी कॉमन करेंसी एक्सेप्ट नहीं किया। जो एशियन रीजन फॉर्म था एआरएफ, वो 1994 में एस्टेब्लिश हुआ था। वो ऑर्गेनाइजेशन किस बात के लिए, किस चीज को लेकर लाया गया था, किस चीज को कोऑर्डिनेशन करने के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए जो है ये वाला फोरम लाया गया था, वो ये वाला ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म आउट किया गया था? क्या वो ट्रेड फाइनेंस था, फ्रेंडशिप सॉलिडरिटी थी, सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी था, या इन्वेस्टमेंट एंड लेबर था? सोचो, याद करने की कोशिश करो, बहुत इजी क्वेश्चन है। ट्रेड फाइनेंस, फ्रेंडशिप एंड सॉलिडरिटी, सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी, इन्वेस्टमेंट एंड लेबर। बिल्कुल राइट, सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी के लिए जो है ये वाला ऑर्गेनाइजेशन कैरिड आउट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कौन सी कंट्री थी जिसने ओपन डोर पॉलिसी को अपनाया था और इकोनॉमिक रिफॉर्म होते हैं उनकी कंट्री में 1978 के अंदर? देखो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ओपन डोर पॉलिसी एक ही कंट्री ने अपनाया था, वो थी चाइना। ठीक है, बहुत इजी है याद रखना, कब अपनाया था इकोनॉमिक रिफॉर्म, कब होता है, ओपन किसने अपनाया था, कौन सी पॉलिसी थी, चाइना ने कौन सी पॉलिसी अपनाई थी। क्वेश्चन घूम भी सकता है बट बहुत इजी क्वेश्चन था, कोई ऐसी बात नहीं थी इसमें। 1966 हु अच्छा 1966 के अंदर ईस्ट पाकिस्तान के लिए एक 6 पॉइंट प्रपोजल लेके आ जाता है ग्रेटर ऑटोनॉमी के लिए। वो कौन लेके आता है? क्या वो जवाहरलाल नेहरू लेके आता है, शेख मुजब्बिर अर रहमान लेके आता है, जनरल याहा खान लेके आते हैं, फिर जुल्फालिकर अली भुट्टो लेके आती है? तो जवाहरलाल नेहरू तो क्यों ही लेके आएंगे, वो तो उनका इस पाकिस्तान से क्या ही मतलब है। अब बचते तीन जिनका जो है तीनों का पाकिस्तान से नाता है। और इसका जो आंसर है वो शेख मुजब्बिर रहमान होएगा। शेख मुजब्बिर रहमान इस पाकिस्तान के उस टाइम पे ये जो है लीड में थे। जुल्फिकार भुट्टो जो है थी वो पाकिस्तान से कर रही थी, और शेख मुजब्बिर और रहमान जो थे वो ईस्ट पाकिस्तान प्रेजेंट है बांग्लादेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी कौन सी कंट्री थी जिसने सार्क को 2007 में ज्वाइन किया? देखो भूटान पहले से ही सार्क हिस्सा है, और नेपाल भी, और साथ ही साथ बांग्लादेश भी जो है सार्क का पहले से ही मेंबर है। तो अफगानिस्तान एक वो कंट्री थी, न्यू कंट्री थी जिसने 2007 के अंदर सार्क को ज्वाइन किया था। अच्छा, वो कौन, अब इसमें से साउथ एशिया के अंदर कौन सी कंट्री इंक्लूड नहीं होती? पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, नेपाल। बहुत इजी क्वेश्चन है, सोचने की जरूरत नहीं है। चाइना है जो इंक्लूड नहीं होती, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल जो है वो साउथ एशियन में आते हैं। Okay, but at the Yalta conference, the Big Three decided to organize a United Nation conference on the proposed world organization. वो Big Three कौन से थे? अच्छा, देखो याल्टा कॉन्फ्रेंस के अंदर तीन बड़े मेंबर होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि वो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करेगी और एक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रपोजल लेके आएगी। वो तीन बड़े बड़े लोग कौन थे? क्या वो रोosevelt चर्चिल और क्रुश्चोव थे, या रोosevelt चर्चिल स्टालिन थे? डेंग जियाओपिंग, चर्चिल, स्टालिन थे, और कैंडी एटली एंड स्टालिन थे। अब देखो सबसे चीज कॉमन क्या इसमें देखने को मिल रही है आपको? स्टालिन जो था ना वो 3 पॉइंट्स में है और रोosevelt 2 में है। बट जो इसका आंसर है ना वो सेकंड है, रूजवेल्ट, चर्चिल और स्टालिन। ये जो वो तीन बड़े मेंबर्स थे जिन्होंने डिसाइड किया था कि वो यूनाइटेड नेशन के लिए कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किए करेगी, और उसके साथ साथ जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रपोजल को सामने रखेंगे, लेकर आएंगे। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA कब एस्टेब्लिश हुआ था? ठीक है, एंड ये 1951 में हुआ, 53 में हुआ, 55 में हुआ, 57 में आया? वेरी इजी क्वेश्चन, आपने बस अपनी आपको थोड़ा इस चीज को, डेट को लेकर थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंट होने की जरूरत है। बाकी इसका आंसर जो है 1957 है। 1957 में इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी आई थी, इन्होंने ये 1957 में ही एस्टेब्लिश की गई थी। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड लोन? अच्छा, वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो ह्यूमन डेवलपमेंट के नाम पर लोगों को लोन प्रोवाइड करता है, जहां पर वो एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की बातें करता है? क्या वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है? बिल्कुल भी नहीं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ट्रेड की बात करता है। वर्ल्ड बैंक बिल्कुल जी, वर्ल्ड बैंक बिल्कुल राइट ऑप्शन है, क्योंकि ये जो है लोगों को लोन प्रोवाइड करवाते हैं।
देखिए आईएमएफ और यूएनओ जो है वो बिल्कुल ये सब चीज़ों से परे है। पर वर्ल्ड बैंक का ही काम है कि वो जो कंट्रीज़ डिप्राइव्ड कंट्रीज़ हैं उन लोगों को लोन्स प्रोवाइड करे, उन लोगों को जो है एड्स प्रोवाइड करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्ट की फुल फॉर्म क्या है? स्टार्ट की फुल फॉर्म है, क्या वो स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन टोल है, स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी है, स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन टैक्टिक्स है और या स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन टैक्स है। तो इसका आंसर जो होने वाला है वो सेकंड है, स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी। एंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ थ्रेट ऑफ ग्लोबल सिक्योरिटी? ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा थ्रेट कौन सा है? नॉर्मल सी बात है, बहुत देखते पता चलेगी होगा, टेररिज्म है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इस क्वेश्चन में फिर से हमने मैचिंग करनी है। अब आप देखो कि आपका कौन सा जो है मैच हो रहा है, ऐसा कौन सा जो है इंडिजियस पीपल और रीजन के बारे में हमको पता है। मुझे जो है इसमें बांग्लादेश के बारे में पता है, बांग्लादेश का ट्राइबल पीपल ऑफ चित्तौड़ हिल्स ऑफ ट्रैक्ट्स आएगा, ठीक है। तो इसका हम बांग्लादेश को सेकंड रख लेते हैं, डी का सेकंड। ठीक है, अब डी का सेकंड आप देखो कहाँ है, डी का सेकंड सेकंड ऑप्शन में है, तो इसका आंसर वही होने वाला है, ठीक है। तो ए का थर्ड होएगा, ए का चाइल्ड से, मोपिची जो ट्राइब्स है वो चाइल्ड से बिलोंग करते हैं, बिल्कुल राइट है। और उसके साथ साथ जो है कूना ट्राइब्स, ये ईस्ट ऑफ पन्नम कैनल से बिलोंग करते हैं, और जो इंडिजियस ऑफ कॉर्डेला रीजन है वो फिलीपींस में है, तो ये सी है। एक मिनट, ये सेकंड फर्स्ट, अच्छा ये फोर्थ था, सॉरी, सेकंड और थर्ड, ठीक है, सेकंड फर्स्ट फोर्थ और थर्ड। सेकंड, हाँ इसका ऑप्शन सेकंड है, ए का थर्ड आएगा, बी का फर्स्ट है, थर्ड का फोर्थ है, और जो डी है उसका सेकंड है बांग्लादेश। तो आपने देखना यही ट्रिक है, देखो मैप जो मैचिंग क्वेश्चन है ना उन्हें सोल्व करने की सबसे बड़ी ट्रिक यही होता है कि आप अपने दो पॉइंट्स पकड़ लो जो आपको बहुत कॉन्फिडेंटली तरीके से आते हो, और देखो कि उनका मैच कहाँ से हो रहा है। दो का मैच हो रहा है, सोचो कि एक वैसे तो एक में ही हो जाता है, पर कोशिश करना टू का आप रख के। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो कब साइन हुआ था? क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो साइन हुआ था 1992 के अंदर, 1995 के अंदर, 1997 के अंदर या 1999 के अंदर। तो इसका आंसर है क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो 1997 के अंदर साइन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट कब पास हुआ था? एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट जो पास हुआ था वो 2001 के अंदर हुआ था। इसके साथ-साथ है वो कौन-सी बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ, वो कौन-सा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पर सभी ह्यूमन एक्टिविटीज़, एनवायरनमेंट, लेबर, यूथ, वुमेन एक्टिविटीज़ सब साथ में आते हैं नियो लिबरल ग्लोबलाइज़ेशन के अगेंस्ट। वो था वर्ल्ड सोशल फोरम। वर्ल्ड सोशल फोरम में जो है यहाँ पर सब जो है नियो लिबरल ग्लोबलाइज़ेशन के अगेंस्ट एक साथ खड़े होते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा कौन सी जो स्टेटमेंट है वो ग्लोबलाइजेशन के लिए नहीं है? देखो, इकोनॉमिक फिनोमिना ग्लोबलाइजेशन ये बिल्कुल ट्रू है, उसके साथ साथ जो है कल्चरल फिनोमिना है ये भी बिल्कुल ट्रू है, और मल्टी डायमेंशनल फिनोमिना है ये रॉन्ग है, तो इसका आंसर जो है वो थर्ड होएगा। फोर्थ भी ठीक है कि वो सभी यूनिवर्सल और स्टेट का ही जो है सोसाइटी और स्टेट को इम्पैक्ट करता है। अम्बेडकर जयंती हमारे देश में कब मनाई जाती है? अंबेडकर जयंती जो है हमारे देश के अंदर, क्या वो 14 जनवरी, 14 मार्च या 14 अप्रैल को मनाई जाती है? अंबेडकर जयंती हमारे देश के अंदर जो है हम लोग 14 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे इजी क्वेश्चन है, ये जो लोगो है ये, अच्छा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसी इसी जो लोगो के है उस पे बेस्ड है, इसके आसपास से ही है। तो ये लोगो किस ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता है? क्या वो यूरोपियन यूनियन से करता है, सार्क से करता है, यूनाइटेड नेशंस यूनियन से करता है, और ऐसा एशियन से करता है? तो इसका आंसर है यूएन से। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो यूएन से, ये लोगो जो है वो यूएन ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता है। और जो यूएन का सेकंड जनरल सेक्रेटरी कौन थे? यूएन के सेकंड जनरल सेक्रेटरी जो थे वो कौन थे? क्या वो यूथेन थे, त्राइगोवलाई थे, या दाग हमरजोल्ड थे, या कर्ट वाल्डहीम थे? तो इसका आंसर है सी, थर्ड जो है वो इसका राइट आंसर है, दाग हमरजोल्ड जो थे वो सेकंड जनरल सेक्रेटरी ऑफ यूएन थे। अच्छा, यूएन डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? यूएन डे हम सेलिब्रेट करते हैं 24th ऑफ अक्टूबर को, हम जो है यूएन डे को सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे। यूएन वाज फाउंडेड एज अ सक्सेसर, अच्छा यूएन को एज अ सक्सेसर फाउंड किया गया था, किसके लिए? किसका सक्सेसर माना जाता है यूएन? यूएन को माना जाता है लीग ऑफ नेशन का, कंसर्ट ऑफ यूरोप का, काउंसिल ऑफ यूरोप का, या हॉग कॉन्फ्रेंस का? तो इसका आंसर सिंपल से लीग ऑफ नेशन का ही जो है ये सक्सेसर है। एंड मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यूएनडीपी फुल फॉर्म क्या है? यूएनडीपी की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूएनडीपी की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम।
सेकंड है इसका आंसर। एंड अच्छा, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। तो हम देख लेते हैं, नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर 7 स्टेट्स है जिसको हम क्या बोलते हैं? 7 सिस्टर बोलते हैं। ठीक है, सबसे बहुत ईज़ी है, पीछे भी आप देख सकते हैं इस बारे में। 7 सिस्टर्स ही 7 सिस्टर के नाम से ही हम इनको जानते हैं। कौन-कौन से बॉर्डर जो है वो चाइना, म्यांमार और बांग्लादेश जो है एज़ इन रीजन से जो अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं, और ये हमारे लिए साउथ ईस्ट एशिया का गेटवे है। ये 3 क्वेश्चन आगे रिपीट होने वाला है, तो या मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। देखो, कौन-कौन सा रीजन जो है हमारे साथ शेयर नहीं करता? चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश। चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश, चाइना, नेपाल, बांग्लादेश, चाइना, भूटान, बांग्लादेश, चाइना, श्रीलंका, बांग्लादेश। तो इसका आंसर है थर्ड, चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश। नेक्स्ट है, इन विच ईयर वाज द स्टेट ऑफ नागालैंड क्रिएटेड? अच्छा, वो कौन सा साल था जब नागालैंड की स्टेट को क्रिएट किया गया था? नागालैंड की स्टेट जो है 1961 में हुई थी, 1963, 1965 या 67 में हुई थी। बहुत ईज़ी क्वेश्चन है और बहुत डायरेक्ट, सब ऐसे तो देखो सारे क्वेश्चन डायरेक्ट है और ये क्वेश्चन भी बहुत ईज़ी है। बस आपने डेट्स का याद रखना बहुत ज़रूरी है, डेट्स को लेकर बहुत कॉन्फिडेंस होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हम लोगों को। तो इसका आंसर है 1963, 1963 के अंदर जो नागालैंड क्रिएट हुआ था। खासी ट्राइब जो है वो एक एथनिक ग्रुप है, और वो कौन से जो है स्टेट से बिलोंग करता है? क्या वो मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय में से वो कौन से स्टेट्स को बिलोंग करता है? तो इसका आंसर है फोर्थ, मेघालय से जो है ये खासी ट्राइब्स बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्थ ईस्ट एशिया जो है हमारा, जो नॉर्थ ईस्ट है वो एज अ कौन से रीजन के लिए हमें गेटवे, हमारे लिए दरवाजे का काम करता है, गेटवे का काम करता है? कौन से रीजन के लिए वो हमारे लिए रास्ता बनाता है? 36 में क्या वो साउथ एशिया है, साउथ ईस्ट एशिया से के लिए करता है, ईस्ट एशिया के करता है, या यूरोप से करता है? देखो, यूरोप का तो बनता नहीं है ना, वेस्ट एशिया का बनता है। तो दो ही बने, साउथ ईस्ट एशिया या साउथ एशिया। तो हम कहेंगे साउथ ईस्ट एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग एंडर द स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट विद द इंडियन नवंबर 1947? 1947 के अंदर कौन सी जो स्टेट थी उसने जो है इंडिया के साथ स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट साइन किया था 1947 में? महाराज ऑफ मणिपुर, निजाम ऑफ हैदराबाद, नवाब ऑफ जूनागढ़, नवाब और महाराज ऑफ कश्मीर, इनमें से किसने किया था? उसका आंसर है सिंपल है, निजाम ऑफ हैदराबाद जी थे जिन्होंने जो है स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट साइन किया था 1947 के अंदर। और वो कौन सी स्टेट्स थी जिन्होंने जो है वो इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेसन साइन करने में कतरा रहे थे? तमिलनाडु, गुजरात, पंजाब, केरला, हैदराबाद, बॉम्बे, आसाम, गोवा, त्रिपुरा या हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर? हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर, यही जो 3 4 5 स्टेट के बारे में हमने पढ़ा है, तो इसका आंसर भी यही है। टू नेशन स्टोरी जो है कौन लेके आया था? टू नेशन थ्योरी जो है मुस्लिम लीग के थ्रू जो है हमारे देश के लिए लेके आए थे, जिससे हमारे देश का पार्टीशन की बात होती है। फ्रंटियर गांधी को हम किसको जानते हैं? फ्रंटियर गांधी के नाम से हम किसे जानते हैं? देखो, महात्मा गांधी तो बिल्कुल भी मत करके आना ना, महात्मा गांधी इसका आंसर नहीं है, ना सरदार पटेल है। इसका आंसर है खान अब्दुल गफर खान। खान अब्दुल गफर खान जी को ही हम फ्रंटियर गांधी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि कौन सा लीडर जो है कौन सी पार्टी से बिलोंग करता है? अब देखो, इसके अंदर मुझे आता है श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है भारतीय जनता पार्टी के भारतीय जनता संघ से बिलोंग करते हैं। ठीक है, 41, 41, हाँ, नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी नहीं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है भारतीय जनता संघ से बिलोंग करते हैं। तो फर्स्ट सेकंड का फर्स्ट है, सेकंड का फर्स्ट सिर्फ फर्स्ट के ऑप्शन में, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनता पार्टी से करते हैं, ऐसे डांगे जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करते हैं, और जो मीनो मासानी है वो बिलोंग करती है स्वतंत्रता पार्टी से, एंड उसके साथ अशोक मेहता जो है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से बिलोंग करते हैं। अच्छा, वो एंटी कास्ट मूवमेंट और फाउंडर ऑफ इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी है कौन है? वो आचार्य नरेंद्र देव है जी नहीं, रफी अहमद किरवाई भी नहीं है, ना ही वो एके गोपाल पन्ना है। देखो, एंटी कास्ट मूवमेंट जो है वो बी आर अम्बेडकर लेके आए थे, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जो है वो इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग नोन एज मिल्कमैन ऑफ इंडिया? मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से हम किसे जानते हैं? मिल्कमैन ऑफ इंडिया जो है वो अर्जुन कृष्णा है, मुलजीभाई पटेल है, वर्गेशी कुरेन है, या एम एस स्वामीनाथन? देखो, एम एस स्वामीनाथन जो है वो ग्रीन रिवॉल्यूशन से बिलोंग करते हैं, तो इसका आंसर है वर्गेशी कुरेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है या दोनों गलत है? देखो, सेकंड ईयर प्लान्स में हम लोगों ने हैवी इंडस्ट्रीज पे फोकस किया था, ये बिल्कुल गलत है। सेकंड इंडस्ट्री प्लान में हमने इंडस्ट्रीज पे फोकस किया था, ना कि हैवी इंडस्ट्रीज पे। और जो बल्क की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है जैसे इलेक्ट्रिसिटी, रेलवे और स्टील, वो प्राइवेट सेक्टर में डेवलप हुई थी, बिल्कुल गलत है ये भी, क्योंकि जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है जैसे इलेक्ट्रिसिटी, रेलवे, स्टील, वो जो है सभी इंडस्ट्रीज जो थी वो गवर्नमेंट सेक्टर में, गवर्नमेंट के अंदर थी, तो दोनों स्टेटमेंट जो है वो रोंग है। तो थर्ड जो है, थर्ड फर्स्ट, हाँ, फर्स्ट स्टेटमेंट राइट है क्योंकि वहाँ हैवी इंडस्ट्रीज की बात थी, सॉरी। और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है क्योंकि जो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर थी।
सेकंड ईयर जो प्लान है वो किसकी लीडरशिप में लाया गया था? के एन राज, पीसी महालन बोइस, जय कोरम्पा और पीसी महापत्रा। तो इसका आंसर है सेकंड, पीसी महालनोबिस के जो है ड्राफ्ट इन्होंने ही जो है सेकंड 5 ईयर प्लान को ड्राफ्ट किया था। सेकंड, उसके बाद जो है वो कौन सी ट्रीटी थी जिसके लिए इंडिया ने रिजेक्ट किया था, क्योंकि उनको हमें वो ट्रीटी बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेटरी लगी थी, क्योंकि वो हमें प्रिवेंट कर रही थी नॉन न्यूक्लियर कंट्रीज जो थी हमारी नॉन न्यूक्लियर कंट्रीज में से हमें न्यूक्लियर वेपन्स को एक्वायर करने के लिए। वो कंट्री थी इंटरनेशनल रेंज न्यूक्लियर ट्रीटी, फोर्स ट्रीटी, या वो नॉन प्रॉफिट प्रोलिफेरेटिंग प्रेफरेशन ट्रीटी थी, स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी थी, स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव रिडक्शन ट्रीटी थी। तो इसका आंसर है सेकंड, नॉन प्रोलिफेरेशन वो ट्रीटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समिट जो है फर्स्ट नेम समिट जो है वो कहाँ हेल्ड होती है? वो बेलग्रेड में होती है। ठीक है, ये तो जुबान पे याद हो जाना चाहिए अब तक आप लोगों को। शिमला एग्रीमेंट 1972 में साइन हुआ था, इंडिया और किसके बीच में साइन हुआ था? शिमला एग्रीमेंट जो है वो नेपाल के साथ साइन नहीं हुआ था, ना वो चाइना के साथ साइन करा, ना वो हमने बांग्लादेश के साथ साइन करा, वो हमने साइन किया था पाकिस्तान के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1963 के अंदर सभी सीनियर कांग्रेस ने रिजाइन करा और एंड टू मेक अ यंगर पार्टी वर्कर ऑफिस टू मेक वे फॉर, अच्छा 1963 में सभी जो सीनियर कांग्रेस थे मेंबर्स थे उन्होंने रिजाइन किया ताकि जो है यंगर पार्टी वर्कर्स सामने आ सके। ये आइडिया किसने प्रपोज किया था? ये आइडिया प्रपोज किया था एस निजालिंगप्पा ने, वीवी गिरी ने, के कमराज ने, या इंदिरा गांधी ने। तो इसका आंसर है के कमराज ने जो है ये आइडिया प्रपोज किया था कि जितने भी सीनियर है, बूढ़े लोग हैं, बड़े बड़े जो सीनियर मेंबर है कांग्रेस के, अब उन्हें रिजाइन करना चाहिए ताकि जो नई पीढ़ी है, यंगर पार्टी वर्कर्स है, उनको रास्ता मिले, उनको थोड़ा स्पेस मिले खुद को एक्सप्रेस करने का, खुद के आइडियोलॉजी और आइडियाज को सामने रखने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन कांग्रेसिज्म की ट्रेजेडी जो थी वो कौन लेके आया था हमारे देश के अंदर? क्या वो राम मनोहर लोहिया थे, सी नटराज अन्ना दुरई थे, के कमराज थे, कर्पूरी ठाकुर थे? तो इसका आंसर है राम मनोहर लोहिया ने जो है नॉन कांग्रेसिज्म ट्रेजेडी हमारे देश को दी थी। इसी के साथ जो है क्वेश्चंस यहाँ पर खत्म होते हैं। ये देखो लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है, काफी डिफिकल्ट, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है, बस आपका जो है आपके जो फैक्ट्स, डेट है, छोटी-छोटी चीज़ें हैं वो आपको क्लियर होनी चाहिए। बाकी जो है हम नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से कोई क्वेश्चन 2023 का हम जो है फिर से कोशिश करेंगे हम उसको पीवाईक्यू को सॉल्व करने की। जब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर डोंट डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।